Good morning students, welcome to our social science class. So it is the third chapter of our social science Indian constitution. So it is our second part. Why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is a document which finally waves the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हमको क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, अगर बिना संविधान के हम लोग कैसे अपने कंट्री को चला सकते हैं, है ना। तो इसलिए हर एक कंट्री को अपना देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। उस अकॉर्डिंग हमारे देश को मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करे, और कोई भी गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो अपना पावर्स का मिसयूज़ ना करे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थिंग्स टू नो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो हमारा भारत की संविधान है तो उन्होंने बोरो किया, मतलब उसके दूसरे देश है जैसे कि ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके अंदर से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो संविधान है हमारा इंडिया का, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत लॉन्गेस्ट रिटन मतलब बहुत बड़ा लिखा हुआ स्वरूप में कॉन्स्टिट्यूशन है। साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। डेमोक्रेटिक रूल, इंडिया हैज़ adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. We cannot imagine democracy without elections. People all over the country play their role in electing their representatives. Any voter of the country can contest an election irrespective of his or her religion, caste, class or gender. The elected representatives rule for 5 years. Every citizen enjoys the freedom to follow the religion of his or her choice, as well as freedom of speech, expression and thoughts. तो हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट चलती है? डेमोक्रेटिक रूल चलती है। तो इसके अंदर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होती है। दो इलेक्शंस के अंदर जो जीत जाते हैं उनका अधिकार कितने साल तक होती है? 5 साल तक। और कोई भी इंडिया के जो सिटीजन होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब वो कोई भी उसके अंदर भेदभाव नहीं है कि वो किस जाति के हैं और मेल है फीमेल है, का उनकी कौन सी रिलीजन है, कास्ट है, ये सब कोई मायना नहीं रखता है। तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। और कौन वोटिंग कर सकता है? जो अबव 18 ईयर्स के जो होते हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। बिना वोटिंग के इलेक्शंस नहीं होते, और इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेटिक रूल नहीं हो सकता। और जो भी सिटीजन्स है इंडिया में, तो उनको एक अधिकार मिला है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकता है और वो अपना थॉट्स और एक्सप्रेशंस व्यक्त करने की उसके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट conform to the norms of any particular religion in its system of governance. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his or her choice. तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, मतलब कोई भी जो अधिकार में आते हैं, जो गवर्नमेंट है, तो वो
वो जो बोलेगी उसी धर्म को हम लोग अपना सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडिया में कोई भी अपना धर्म अपने मर्जी से फॉलो कर सकता है। Republic means a government that obtains the powers from the people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion or gender. तो हमारे इंडिया में कौन सा है? रिपब्लिक गवर्नमेंट है। तो मतलब जो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो आम आदमी होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं, हम ही हमारे नेता को चुनते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग हैं उनके अंदर ही अधिकार रहता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो जो हम जिस नेता को या जिस लीडर को हम लोग इलेक्ट करते हैं उसके पास ही वो पावर्स रहते हैं। थिंग्स टू नो: एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमन, be it a hawker or a vegetable vendor, can become the sarpanch of a village. For example, a mason Manji Bhai contested election of legislative assembly and become the member of legislative assembly. तो मतलब कोई भी कॉमन पर्सन है, मैन हो या वुमेन हो, वो कोई भी वेजिटेबल वेंडर हो, सब्जी बेचने वाला हो, कोई भी हो, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है और वो लीडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैसन मंजी भाई कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, तो उसने इलेक्शन लड़ा था और वो एमएलए बन गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, आप समझ सकते हो कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी क्या है? ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। तो ये आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा है। ओके, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूट्स विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स, इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड जुडिशियरी मेक्स द पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम क्या होता है? वो लॉज बनाता है। और एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स द लॉज, जो भी लॉज बनते हैं वो जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फेडरल स्टेट, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन फ्रेम लॉज। देयर आर 3 such lists: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द concurrent list. Laws framed by the central government are applicable to the entire nation. तो ये जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, तो जो भी लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है वो पूरे देश में लागू होती है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on 26th of November in the year 1949 but was put in the use on the 26th January 1950. जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो किस में लिखे हुए हैं, जो इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स है फंडामेंटल, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? जिसका जन्म यहाँ पे होता है, मतलब इंडिया में होता है, उनको बाय बर्थ से ही सारे राइट्स मिल जाते हैं। और वो जहाँ भी रहता है, कौन से स्टेट में भी रहना चाहता है, कहीं इंडिया में कहीं भी रहना चाहता है, तो वो अपने शांति से जीवन बिता सकता है। और ये जो जैसे फंडामेंटल राइट्स जो डेमोक्रेटिक रूल में होता है, वो सभी अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है वो सारे रूल्स सेम होते हैं।
द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो लॉ सबके लिए एक ही है, जो अमीर हो, गरीब हो, मैन हो, वुमेन हो, बच्चे हो, तो कानून सबके लिए एक ही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जो इंडिया में हो जो कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, तो उसको ये भी अधिकार है वो कहीं भी अपना असेंबली शांति से कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो अपना भावनाएं या अपने थॉट्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अगर किसी सिटीजन्स के राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो वंचित हो रहा है अपने राइट्स से, तो वो अपना राइट्स के लिए लड़ सकता है। ओके, वी विल फिनिश अवर 3rd चैप्टर।